नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की श्रृंखला का अगला वीडियो है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे सन 1920 से 1947 ईस्वी तक के संवैधानिक विकास के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं, हमने शुरुआत की थी 1773 ईस्वी के रेगुलेटेड एक्ट से और वहाँ से होते हुए हम अनवरत 1909 और लास्ट वीडियो में हमने देखा 1909 का मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम और साथ ही साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की परिस्थितियों को और उनके बनने के कारणों को, उनकी विशेषताओं की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज हम उसके बाद की परिस्थितियों की चर्चा और संवैधानिक सुधारों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं, जो कि 1920 से 1947 ईस्वी तक के संवैधानिक विकास की गाथा का या यात्रा का ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि 1920 से 1947 के बीच में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आईं जो कि भारत का संवैधानिक विकास हुआ और किस प्रकार के कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 1920 के दशक में 1920 के साल के दौर में भारतीय राजनीति और संवैधानिक विकास में किस प्रकार के बदलाव आए, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं 1920 के साल की परिस्थितियों के बारे में। यानी 1920 के वर्ष की राजनीतिक परिस्थितियां। देखिए, इसके अंतर्गत हमें पहले ये चर्चा कर लेना जरूरी है कि 1920 का साल राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल का साल था और इस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान साल 1919 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण गांधी जी ने सरकार के साथ असहयोग करने का निश्चय किया और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। कौन कौन सी घटनाएं थी वो, उनको देखेंगे। इन घटनाओं को अगर देखें तो इसी साल ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया जा चुका था, जो कि काला कानून था भारतीयों की दृष्टि से। पंजाबियों पर अत्याचार हो रहे थे और इन्हीं के परिणाम स्वरूप जलियांवाला हत्याकांड की प्रमुख घटना हो चुकी थी और इन्हीं घटनाओं की वजह से गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और सरकार ने इस आंदोलन को ताकत के बल पर दबाने का प्रयास किया, कोशिश की कि ताकत के बल पर शुरुआत दबाया जाए आंदोलन को। और हम देखें कि यहाँ एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की। तो वो साल था अगस्त 1920। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है अगस्त 1920। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगस्त 1920। क्या हुआ था इसको? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ तो इसके संबंध में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत इस समय हुई अगस्त 1920 में। ठीक है। इसके बाद जब आंदोलन चरम पर था तब एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण से आंदोलन वापस लेना पड़ा। अब वो घटना कौन सी थी, उससे पहले ये जान लिया जाए कि इस आंदोलन के दौरान लगभग 50,000 लोगों से अधिक को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार आंदोलन जितना सरकार दबाने का प्रयास कर रही थी उतना ही आंदोलन और तेजी से बढ़ता जा रहा था और उसी दौरान एक घटना घटित होती है जिसके कारण से आंदोलन को वापस लेना पड़ा और वो घटना थी चौरा चौरी की घटना। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, एक जिला है गोरखपुर। वहाँ गोरखपुर में 5 फरवरी इसी आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? चौरा चोरी
चौरा की घटना घटित हुई। ये घटना क्या थी? दरअसल चौरा चौरी में इस आंदोलन के स्वयंसेवकों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, और उसी दौरान उस भीड़ की मुठभेड़ चौरा थाने के पुलिस फोर्स से हुई। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और इस कारण से उत्तेजित भीड़ ने चौरी चौरा थाने को आग लगा दी, और इस थाने को आग लगाने का परिणाम ये हुआ कि 23 पुलिसकर्मी, इंचार्ज सहित 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। अब ये चौरा चौरी कहाँ है? ये चौरा चौरी है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद में। इस पर भी प्रश्न आ जाता है कि चौरा चौरी कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में है, और वहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया, और इस घटना का परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना के बाद क्या हुआ? आंदोलन वापस कब हुआ? 11 फरवरी को। 11 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने क्या आधार लिया इसमें? चूंकि आंदोलन अहिंसक था और ये बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, और इस हिंसा के कारण कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया 11 फरवरी 1922 को, और आंदोलन समाप्त हो गया। हालांकि इस आंदोलन को वापस लेने के निर्णय की कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने आलोचना की, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए जेल में डाल दिया। उन पर मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाने के परिणाम स्वरूप उन्हें 6 साल की जेल हो गई। और उसके बाद आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चूँकि महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, और ये आंदोलन बंद हो गया, स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया गया। इसी बीच में ये घटना होती है स्वराज्य दल के गठन की। वो घटना हुई स्वराज्य दल का गठन। ये कब हुआ? ये घटना हुई 1923 में। अब ये किसने की? ये वो लोग थे जो कि गांधी जी के इस निर्णय से असहमत थे कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, तब आंदोलन को वापस लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। तो ऐसे नेता जिन्होंने कि इस घटना का विरोध किया, और उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का विरोध करने के लिए स्वराज्य दल का गठन कर लिया। अब स्वराज्य दल का गठन क्यों किया गया? देखिए, 1919 का जो अधिनियम पास हुआ, 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय चुनाव होने थे। 1927 में प्रांतीय चुनावों में भाग लेने के लिए चूंकि कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, और कांग्रेस के अधिकतर नेता जेल में डाल दिए गए थे इस आंदोलन के कारण से, तब कुछ नेताओं ने, जिनमें कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे, उन्होंने इस दल को गठित किया। पहले हम देख लेते हैं। और उन्होंने उद्देश्य क्या दिया? उद्देश्य ये दिया कि हम स्वराज्य दल का गठन करके असेंबली में के चुनाव में भाग लेंगे, और चुनाव में भाग लेने के बाद प्रांतीय विधानमंडलों में शामिल होकर वहाँ सरकार का विरोध करेंगे, यानी सदन के अंदर विरोध करेंगे। इस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया। तो इसके ऊपर प्रश्न आता है, हम देखते हैं कि स्वराज्य दल का गठन किसके द्वारा किया गया। इसके गठन में थे CR दास, यानी चित्तरंजन दास, इनको CR दास भी कहा जाता है, व मोतीलाल नेहरू। इसको गठित करने में, स्वराज्य दल को गठित करने में इन दो नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके द्वारा ये गठित हुआ, और इन्होंने गठित करने के बाद 1923 के असेंबली चुनावों में इस दल ने भाग लिया। मैंने पीछे बता दिया 1927 में चुनाव हुए, वो गलत है। ये चुनाव दरअसल 1923 में हुए। 1923 में प्रांतीय चुनाव हुए, और इन चुनावों में स्वराज्य दल ने भाग लिया, और विधानमंडलों में बाधा नीति और दबाव की नीति अपनाकर सरकार की आलोचना इस दल के द्वारा की गई थी। इससे सरकार को ये स्पष्ट हो गया कि 1919 के एक्ट में किए गए प्रावधानों से जनता संतुष्ट नहीं है,
और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय से पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति इस दौरान हुई और उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकले हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति इस पृष्ठभूमि में हुई थी, यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। अब इसकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ था, इसको देखेंगे कि साइमन कमीशन नियुक्त किया जाना था, इसके बारे में किस कानून में प्रावधान किया गया था। तो अगर हम देखें तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें, इस 1919 के अधिनियम की धारा 84 में एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष, इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के बाद जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में की गई थी, उत्तरदायी शासन की प्रगति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान इस 1919 के एक्ट में था। चूंकि 1919 का अधिनियम 1921 में लागू किया गया था, पास तो 1919 में हुआ लेकिन लागू 1921 में किया गया था, इसलिए 10 साल जो पूरे हो रहे थे वो थे 1931 में। 1931 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होनी थी, लेकिन सरकार ने समय से पहले ही 8 नवंबर 1927 को इसकी का गठन कब हुआ, 8 नवंबर 1927। ये सवाल आता है, इसका गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को, किसका, साइमन कमीशन का। इसकी नियुक्ति की घोषणा कर दी। अब क्यों कि इतना पहले, क्योंकि अभी तो ये 1931 में होना था, 4 साल पहले ही क्यों कर दी। इस आयोग के बारे में जान लें कि इस आयोग के सदस्य थे हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के एक मेंबर थे, वो लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जिनका नाम था सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इसी के नाम पर कहा गया साइमन कमीशन। इसमें कुल 7 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। वो 7 सदस्य ब्रिटेन की पार्लियामेंट के मेंबर थे और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, और इस कमीशन में भारतीय नहीं होने के कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया, और कमीशन के विरोध का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पारित कर दिया। अब सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया। तो वो अधिवेशन था 1927 का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या किया, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया था। ये आप समझ लें, ये सवाल आता है। अब कमीशन के जो बहिष्कार था, उस बहिष्कार को लेकर मुस्लिम लीग में एक मत नहीं थी। मुस्लिम लीग इस बहिष्कार को लेकर 2 धड़ों में बंट गया था। एक धड़ा इसका विरोध के पक्ष में था और एक इसका विरोध नहीं करना चाहता था। और 7 फरवरी को जब कमीशन बंबई पहुंचा, ये कमीशन भारत 7 फरवरी को आया, तारीख लिख लें, 7 फरवरी कमीशन बंबई पहुंचा। क्योंकि इस पर सवाल आता है कई बार कि साइमन कमीशन भारत किस तारीख को पहुंचा, तो वो तारीख थी 7 फरवरी 1927। ठीक है, तो जब ये कमीशन मुंबई पहुंचा तो इसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाकर उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। इस विरोध के बीच में ही कमीशन ने अपना काम किया। भारत में पूरे देश में जगह जगह इस कमीशन का विरोध हुआ, और जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहाँ लाला लाजपत राय इसके विरोध में जो प्रदर्शन था उसका नेतृत्व कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, और उस समय अधिकारी था सैंडर्स नाम का, जो लाहौर में तैनात था पुलिस अधिकारी। उस पुलिस अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई, और उसके परिणाम स्वरूप 2-3 महीने बाद वो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से कमीशन ने इन सब विरोध के बावजूद 3 महीने के लगातार प्रयास के बाद, भारत में रहने के बाद, अपनी रिपोर्ट तैयार की और ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। और इसी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं को हल करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। और इसी घोषणा के अनुसार 12 नवंबर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। अब उसको देख लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन
यहाँ ये प्रश्न बनता है कि गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किस कमीशन के आधार पर किया गया, किस समिति की या किस आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया, तो वो उसका उत्तर होगा साइमन कमीशन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 12 नवंबर 1930 इस दिन शुरुआत हुई। जगह थी लंदन का सेंट जेम्स पैलेस, क्योंकि कई बार इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। सेंट जेम्स पैलेस लंदन, यहाँ ये पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। अब सम्मेलन में क्या हुआ ये देखते हैं। सम्मेलन में जाने के लिए पूरे भारतवर्ष से, और ये सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से चलकर 19 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ। 19 जनवरी 1931, ठीक है। तो ये तारीख आप याद रखें, 12 नवंबर 1930 को शुरुआत होती है इसकी, 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? इस सम्मेलन में भारत से विभिन्न नेताओं को बुलाया गया और इसमें भारत समेत कुल 89 प्रतिनिधि शामिल हुए। 89 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। अब इसका ब्यौरा क्या है? इसमें 89 में 57 तो ब्रिटिश भारत के थे, 16 भारतीय रियासतों से शामिल हुए और बाकी जो बचे हुए थे वो ब्रिटेन की विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य थे। तो इस तरह से ये सम्मेलन शुरू हुआ और भारत से जो लोग इसमें शामिल हुए उनमें सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, डॉक्टर अंबेडकर और सीवाई चिंतामणि, ऐसे ये व्यक्ति शामिल हुए। जबकि देसी रियासतों की ओर से जो प्रतिनिधि शामिल हुए उनमें अलवर, बीकानेर और भोपाल, पटियाला और बड़ौदा के राजा शामिल हुए और साथ ही साथ ग्वालियर और मैसूर के प्रधानमंत्री शामिल हुए। इन सब ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस ने इसमें भागीदारी नहीं की। कांग्रेस की भागीदारी नहीं, यानी कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। और सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो प्रस्ताव रखा, उसके अनुसार भारत में ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने, प्रांतों के गवर्नरों को अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारों के साथ ही प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने और केंद्र में दोहरा शासन स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। इस सम्मेलन के दौरान तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की और कहा कि यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाए तो स्वतंत्रता की आवाज़ भारत में अपने आप ही बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग रखी, यानी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग इस सम्मेलन में रखी और अलग अलग मत भिन्नता और मांगों के कारण इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर कोई निर्णय नहीं हो पाया और आखिरकार बिना किसी निर्णय के ही ये 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया, यानी कोई निर्णय नहीं हुआ इसमें। चूंकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि कांग्रेस के सहयोग के बिना भारत की कोई समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अच्छा माहौल बनाने और कांग्रेस का सहयोग पाने के लिए उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा लिया और जो जेल में बंद थे गांधी जी और बाकी कांग्रेसी नेताओं को, उनको 26 जनवरी 1931 को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। और इसी बीच जो तेज बहादुर सप्रू को लगाया गया, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर, जो कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत से शामिल होने गए थे लंदन, उन्होंने यानी तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने एक प्रयास किया कि सरकार और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाए और इसी प्रकार उन्होंने समझौते का प्रयास किया कांग्रेस के साथ। और इस प्रयास के तहत गांधी जी और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। 17 फरवरी को बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत लगातार चलती रही। 17 फरवरी से शुरुआत होकर मार्च में ये बातचीत समाप्त हुई और इसी बातचीत का जो नतीजा हुआ कि गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। ये पृष्ठभूमि थी उसी दबाव की, यानी गांधी
इरविन समझौता। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने बता दिया। अब ये कब हुआ था, इसकी तारीख है 5 मार्च 1931, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल आता है। 5 मार्च 1931 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किस दिनांक को हुआ, तो वो दिनांक है 5 मार्च 1931। अब इसमें क्या हुआ था, इसको हम देखते हैं। इस समझौते के तहत महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन बैठे और उनके बीच में लंबी बातचीत के बाद कुछ शर्तें तय हुई। उन शर्तों में क्या था, समझौते की जो शर्तें थी उनके मुताबिक सरकार ने ये माना कि सरकार सभी अध्यादेशों और चालू मुकदमों को वापस ले लेगी। राजनीतिक जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। सत्याग्रहियों की जो जब्त संपत्ति है उसको वापस कर दिया जाएगा और बिना टैक्स के नमक बनाने की इजाज़त दी जाएगी। और आंदोलन के दौरान जो नौकरी छोड़ने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनको नौकरी में वापस ले लिया जाएगा। ये लॉर्ड इरविन की ओर से कांग्रेस को आश्वासन दिया गया। अब कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने कौन कौन सी शर्तों पर सहमति दी उसको हम देखते हैं। कि कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि जो आंदोलन के दौरान पुलिस जाति की घटनाएं हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। कांग्रेस ने उस जांच की मांग को छोड़ दिया और साथ ही साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति प्रदान कर दी। ये कांग्रेस की ओर से वादा किया गया था और इसी आधार पर दूसरा यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, क्योंकि कांग्रेस इसमें शामिल होने के लिए राजी हो गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी लंदन में हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। यानी गांधी इरविन समझौते की शर्तों के अनुसार कांग्रेस द्वारा सहमत होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की। यह कब हुआ, 7 सितंबर 1931 को ये शुरुआत होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इस तारीख को आप ध्यान रखें। लेकिन गांधी जी इस सम्मेलन में 12 सितंबर को पहुंचे लंदन और इस सम्मेलन में भारत से हिंदू, मुस्लिम, सिखों सहित हर एक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हुए जो अपनी अपनी जाति के लिए बढ़ा चढ़ाकर मांगे पेश कर रहे थे। गांधी जी द्वारा इन सभी का विरोध किया गया और इन्हीं विरोधाभासी मांगों के बीच में ये सम्मेलन भी बिना किसी ठोस नतीजे के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। समाप्ति कब हुई इसकी, 1 दिसंबर 1931। यानी इसमें भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। ये समाप्ति हो गई 1 दिसंबर 1931 को। गांधी जी निराश होकर भारत लौट आए और गांधी जी जब भारत आए तो देखा कि गांधी जी जब लंदन में थे तो भारत में ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र शुरू कर दिया था। क्रांतिकारी और जो राष्ट्रवादी थे उनको कुचलना शुरू कर दिया। ये देखकर गांधी जी बहुत हैरान हुए, परेशान हुए। इसलिए गांधी जी ने भारत आते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू कर दिया, क्योंकि जिस समय उनके साथ इरविन का समझौता हुआ उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जो कि 1931 में गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। अब देखा तो उन्होंने, चूँकि वो स्थगित करने का एक शर्त मानी थी कि आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, तो जो स्थगित किया हुआ आंदोलन था उसको दोबारा से शुरू कर दिया। और इसी बीच सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और गांधी जी और पटेल सहित लगभग 20,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये दमन चक्र चल रहा था। और इसी बीच देश की बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब ये तो भारत की स्थिति थी, लेकिन उधर ब्रिटेन में जब दोनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की जो सांप्रदायिक समस्या थी उस पर कोई समाधान नहीं हो पाया, तब उसी के आधार पर दूसरे सम्मेलन की समाप्ति के समय ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय थे एमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि भारतीय प्रतिनिधि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में असमर्थ रहे, इसलिए ब्रिटिश सरकार इस संबंध में अपना निर्णय अपनी ओर से ही देगी, यानी बिना भारतीयों की सहमति के, क्योंकि भारतीय इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। और इसी के आधार पर 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक समस्या पर अपने निर्णय की घोषणा कर दी और इसी को हम सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और ये कौन सा था सांप्रदायिक पंचाट, कब हुआ ये, 16 अगस्त 1932।
16 अगस्त 1932 क्या हुआ? मैकडोनाल्ड अवार्ड इसको कहते हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड, या इसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है। अब ये क्या है? जब ये सांप्रदायिक पंचायत जारी हुआ और इसमें ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी गई, और इसको घोषणा करने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्हीं के नाम पर इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इसमें जो शर्तें थीं उससे गांधी जी बहुत आहत हो गए। अब इस पंचायत में क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ घोषणाएं की, जिसमें प्रांतीय विधानमंडलों में स्थानों का बंटवारा कर दिया गया। यानी जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनकी सीटों को बांट दिया गया। किस प्रकार बांटा? उन सीटों के बंटवारे में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन, और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। अलग सीटें कर दी गई कि उनको पृथक रूप से निर्वाचित करके प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी इसमें, इस पंचायत में पहली बार भारत के दलितों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, और इसी आधार पर उन्हें भी अपना अलग प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, और यहाँ तक कि उनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था कर दी गई। और इसके लिए उन्हें साधारण चुनाव क्षेत्रों में भी एक अलग वोट दिया गया, यानी 2 वोट डालने का अधिकार दिया गया, एक सामान्य रूप से सभी के साथ और एक अपने समुदाय के लिए। और इसके अलावा इस पंचायत में भूमिपतियों, विश्वविद्यालयों और व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए भी अलग से चुनाव क्षेत्र बनाए गए। उधर उत्तर और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अलावा जो प्रत्येक विधानमंडल में महिलाओं के लिए भी 3% स्थान सुरक्षित कर दिए गए। जिस समय इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे। इस पंचायत के द्वारा दलित वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर हिंदुओं से अलग करने का जो निर्णय लिया गया था, इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हुए और उनको लगा कि हिंदू समाज में फूट यानी बिखराव करने की अंग्रेजों की साजिश है। और इसी से आशंकित होकर गांधी जी ने, इसकी आशंका गांधी जी को पहले से ही थी, उन्होंने इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही ये कह दिया था कि यदि दलितों को अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था दी गई तो वो उसका जी जान से विरोध करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गांधी जी को जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की सूचना मिली, उन्होंने वैसे ही ब्रिटिश सरकार को इसे वापस लेने की चेतावनी दी। लेकिन जब सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को ही जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और आखिरकार 6 दिन की लंबी बातचीत के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। तो ये देखते हैं, इस पर सवाल पूछा जाता है। पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट हुआ कब हुआ? पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को। ये तारीख महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसके बीच हुआ? डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ। इसी समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी इसको हम देखते हैं। कि समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति के स्थान पर प्रांतीय विधानमंडलों में जो स्थान थे उनको दुगना कर दिया गया, यानी सुरक्षित स्थान कर दिए गए। दुगने पहले से थे उनको, लेकिन डबल कर दिए गए और ये कहा गया कि भी आप इस व्यवस्था को वापस ले लें। इन सुरक्षित स्थानों के लिए चुनाव पद्धति भी एक अलग प्रकार की रखी गई कि सबसे पहले दलित वर्ग के सभी मतदाता अपने वर्ग के 4 उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे, यानी अपने दलितों में से ही वो आपस में खुद ही चुनाव करेंगे 4 का, और बाद में हिंदुओं के साथ मिलकर दलित मिलकर फिर वोट डालेंगे और इन 4 में से एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से चुनेंगे जो कि विधानमंडलों में चुनकर उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करने जाएगा। दलितों को सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार उनको 2 वोट का अधिकार दिया गया
और केंद्रीय विधानमंडल में भी दलितों को 20% अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी उनकी 20% सीटें बढ़ा दी गई। और साथ ही दलितों को शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहायता देने की शर्त इस समझौते में रखी गई थी। निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए तो हम देखें कि दोनों को क्या फायदा हुआ, तो ये दलितों के लिए भौतिक रूप से लाभदायक था और गांधी जी के लिए आध्यात्मिक रूप से ये समझौता लाभदायक था। अब इस समझौते के बाद फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया लंदन में, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसकी तारीख को जानेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये भी लंदन में आयोजित हुआ और ये 17 नवंबर 1932 को शुरुआत हुई इसकी। 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक चला। यहाँ से शुरू होकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। ठीक है, तो ये तारीख है, आप याद रखें। अब ये भी लंदन में आयोजित हुआ और लंदन में आयोजित होने के बाद इसमें क्या हुआ, ये महज एक औपचारिकता थी। इस सम्मेलन से बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उसके द्वारा जो मनोनीत किए गए थे सदस्य, उनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए उसने उसका बहिष्कार कर दिया। भारत से कांग्रेस ने भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और इस कारण यह सम्मेलन लगभग असफल ही रहा। बहुत ज़्यादा इसकी सफलता नहीं है। अगर इसकी सफलता की बात की जाए तो इस सम्मेलन की सफलता केवल इतनी रही कि इसमें इस विचार का उद्भव हुआ कि ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं और देसी रियासतें हैं, उनको मिलाकर एक भारत संघ की स्थापना की जाएगी। केवल इतना इसकी उपलब्धि को कहा जा सकता है। और इसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया और संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया। अब देखते हैं उसमें क्या हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, एक श्वेत पत्र जारी हुआ। श्वेत पत्र जारी ये किसने किया, ब्रिटिश सरकार ने। और क्या किया, एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई। अब इस प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट दी उसका क्या हुआ, हम ये देखेंगे, और किस काम के लिए बनाई। ठीक है, तो ये जो संयुक्त प्रवर समिति और श्वेत पत्र जारी किया, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए नए संविधान के प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया और अप्रैल 1933 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई, जिसे श्वेत पत्र में प्रकाशित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कहा गया। यानी जो संयुक्त प्रवर समिति थी, इसको विचार करना था श्वेत पत्र में जारी किए गए बिंदुओं पर, और इस तरह से इसके आधार पर रिपोर्ट देने को कहा। 11 नवंबर 1934 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जो सम्राट की अनुमति के बाद भारत शासन अधिनियम बना। तो यह सवाल आता है कि भारत शासन अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बना, तो वो ये संयुक्त प्रवर समिति है, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में बनी थी। उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 ये अस्तित्व में आता है। तो यहाँ ये सवाल है कि 1935 का अधिनियम किस रिपोर्ट के आधार पर बना। अब हम देखते हैं जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, ये भारत के इतिहास में संवैधानिक सुधारों की दिशा में या संवैधानिक विकास की दिशा में ये सबसे बड़ा अधिनियम था। कौन कौन से प्रावधान थे, इसको हम देख लेते हैं। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 उत्तरदायी शासन की स्थापना में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले 1919 के अधिनियम के द्वारा इस दिशा में कदम बढ़ाया गया था, लेकिन वो भारतीय जनता और राजनीतिक दलों की अपेक्षाओं को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाया। इस अधिनियम की जो विशेषताएं थीं, उनके अंतर्गत पहला था कि इस अधिनियम में बिल्कुल एक नई प्रस्तावना थी ही नहीं। यानी इसमें क्या था, प्रस्तावना का अभाव था। अब हम कह सकते हैं कि कोई अधिनियम बिना प्रस्तावना का कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल ये अधिनियम में प्रस्तावना तो थी, लेकिन वो प्रस्तावना इस अधिनियम की नहीं थी, बल्कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें शामिल कर दिया गया था। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल भी कुछ नया नहीं था। और इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य क्या था,
वो चाहते थे कि भारतीयों को ये पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरा इसकी विशेषता थी कि ये बहुत लंबा और जटिल परिलेख था, यानी लंबा और जटिल परिलेख। ये बहुत लंबा था और जटिल भी था। ये लंबा और जटिल परिलेख अब तक के सभी संवैधानिक सुधारों में सबसे लंबा था। अब इसमें लंबा कैसे था कि इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थीं और 10 परिशिष्ट दिए गए थे। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के ढांचे का विस्तार से वर्णन किया गया था और स्वतंत्र भारत के नए संविधान का जो आधार हम देख सकते हैं तो ये अधिनियम ही था। जो हमारा संविधान बना, इस संविधान में जो बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं वो इस भारत शासन अधिनियम के ही प्रावधान हैं, ऐसा हम अगर देखें तो हमें पता लगता है। और इसके अंतर्गत जो तीसरी विशेषता रखी, यानी जो भारतवासियों को निराश करने वाली थी, कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनाए रखी गई। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही, यानी अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल या संघीय व्यवस्था को नहीं दिया गया और इस बारे में अंतिम निर्णय करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही बना रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई खास इसमें सुधार या अंतर नहीं आया जैसा कि भारतीय अपेक्षा करते थे। अगली बात थी प्रांतीय स्वायत्तता की। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। अब प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी? इसके द्वारा रक्षित और हस्तांतरित विषयों के विभाजन को समाप्त कर दिया गया था, जो कि हमने देखा कि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के नाम पर एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित। उस व्यवस्था को इसमें समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में पूरी स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों को प्रांतीय विषयों पर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और प्रांतीय गवर्नरों के बारे में ये व्यवस्था कर दी गई कि वो मंत्रियों की सलाह के आधार पर ही प्रशासन का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता की नींव रखी गई इसमें। और अगला जो बिंदु है वो था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की शुरुआत। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अब तक जो द्वैध शासन कहाँ था? प्रांतों में था, वहां से समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में इसको शुरू कर दिया गया। अब इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में शुरुआत कर दी गई और केंद्र में इसके अंतर्गत क्या किया? विषयों को 2 भागों में बांट दिया, एक रक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों पर विधानमंडल का नाम मात्र का नियंत्रण रखा गया और रक्षित विषयों के शासन में सहायता के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सहायता लेने की व्यवस्था कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल रक्षित विषयों का शासन करने के लिए अपनी कार्यकारिणी की मदद से उसका शासन कर सकता है और कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या उस समय 3 थी। उनकी मदद से इन विषयों पर शासन करता था। अब ये सदस्य कौन थे? इन सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी और जो गवर्नर जनरल के ही प्रति उत्तरदायी होते थे। इससे समझा जा सकता है कि कितना उत्तरदायी शासन था ये। गवर्नर जनरल ही मंत्रिपरिषद की सहायता से हस्तांतरित विषयों से संबंधित शासन का संचालन भी करता था और मंत्रियों को संघीय विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता था। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता था जो कि किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो उसे अगले 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य था। इसके बाद जो अगली विशेषता थी वो विशेषता थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना।
काफ़ी लंबे समय से इस विषय में बात चल रही थी और यहाँ ये इस अधिनियम में एक विशेषता बना दी गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया था। अब क्या था इसमें, हम देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस प्रस्तावित संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों, क्योंकि उस समय ब्रिटिश प्रांत 11 थे, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनको, और सभी देशी रियासतों को मिलाकर ये संघ बनाया जाना प्रस्तावित था। इस प्रस्तावित संघ में शामिल होना ब्रिटिश प्रांतों के लिए जरूरी था, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए अनिवार्य था। वहीं देशी रियासतों का इसमें शामिल होना पूरी तरह से उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था। चूँकि देशी रियासतों को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं हुई, इस कारण ये संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया। और इस तरह ये विचार केवल अधिनियम में लिखी हुई इबारत ही बनकर रह गया। अगला जो प्रावधान किया गया था वो था विषयों का बंटवारा, यानी विषयों का बंटवारा कर दिया गया। ये एक नई चीज थी, इसको कमोबेश हमारे संविधान में भी अपनाया गया है इस प्रावधान को। अब विषयों का बंटवारा कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। ये 3 सूची कौन सी थी? पहली थी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में सभी विषयों को बांट दिया गया। अब इसमें देखते हैं कि इन सूचियों में क्या क्या था। संघ सूची में कुल 59 विषय रखे गए, 59 विषय। अब इन 59 विषयों में और प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। ये विषय रखे गए। अब इनमें कौन कौन शामिल थे, क्या क्या प्रावधान था, इसको हम देखते हैं कि जो संघ सूची थी उस संघीय सूची में जिन विषयों को रखा गया वो थे अखिल भारतीय महत्व के, जैसे कि सशस्त्र सेनाएं, वैदेशिक संबंध, वैदेशिक विभाग, डाक और तार विभाग, मुद्रा और नोट, रेल, संघीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा और बैंक आदि। प्रांतीय हितों से संबंधित जो विषय थे उनको प्रांतीय सूची में रखा गया। इसके अंतर्गत शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें और जंगल आदि को रखा गया। जबकि समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जो कि दोनों प्रकार के थे, जैसे कि फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, कारखाने और श्रम कल्याण जैसे विषयों को इसमें रखा गया था। और इसके अलावा एक अन्य व्यवस्था की गई थी और वो थी संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसमें किया गया था। अब संघीय न्यायालय पूरे भारत के लिए बनाने की व्यवस्था की गई। इस संघीय न्यायालय का काम था संघ और ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के बीच में आपस में कोई विवाद है तो उसका निपटारा करना, और इस न्यायालय को अधिनियम की धाराओं की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया था। और इन सब के बावजूद ये संघीय न्यायालय को हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सबसे बड़ा न्यायालय माने, ये हमारी गलतफहमी थी। ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय नहीं था, और उसका कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ भी लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो इस प्रकार ये अंतिम न्यायालय भारत के लिए नहीं था। ये व्यवस्था की गई। अगली जो व्यवस्था की गई, जो विशेषता है, वो है विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। यानी विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार किया गया। अब ये विस्तार किस प्रकार किया गया इसको हम जानेंगे।
यानी विधानमंडलों को बढ़ाया गया, उनकी संख्या को बढ़ाया गया और मताधिकार का भी विस्तार किया गया। कैसे किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल थे उनकी सदस्य संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। इसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 272 कर दी गई और राज्यसभा की सदस्य संख्या को 260 कर दिया गया और साथ ही प्रांतीय विधानमंडलों का जो आकार है उसको भी दोगुना कर दिया गया। मताधिकार का भी विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, जो कि पहले इससे कम था। और पहली बार 6 प्रांतों में, भारत के ब्रिटिश प्रांतों 6 प्रांतों में विधानमंडल को 2 सदनीय बना दिया गया। अगला जो विशेषता थी वो भारतीयों के लिए थोड़ा कष्टकारक थी और वो थी सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखना। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखना, जिसकी शुरुआत 1909 के अधिनियम में की गई थी। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की उसको बढ़ाकर 1919 में और बढ़ा दिया था, लेकिन 1935 के अधिनियम में इसको कायम रखा गया। हालांकि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के लिए देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, फिर भी चूंकि ब्रिटिशर्स का इसमें फ़ायदा था और ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए न केवल सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखा बल्कि उसको बढ़ाया भी। दलितों के लिए सांप्रदायिक चुनाव पद्धति अपनाई गई, इसको बढ़ा दिया गया। मुसलमानों को संघीय व्यवस्थापिका सभा के दोनों सदनों में 1/3 स्थान आरक्षित कर दिए गए। ईसाइयों और आंग्ल भारतीय समुदाय के साथ साथ ही जो यूरोपियन थे उनको अलग से पृथक चुनाव प्रणाली के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया गया। मजदूरों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व के अलग अधिकार दिए गए। तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति थी उसको कायम भी रखा गया और उसके दायरे को भी बढ़ाया गया। अगली विशेषता अगर हम देखें तो अगली विशेषता है भारतीय परिषद की समाप्ति। ये भारतीयों की मांग के अनुरूप थी, यानी भारतीय परिषद की समाप्ति। इसकी मांग भारत के राष्ट्रीय नेता काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, उनकी इस मांग को मान लिया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करते हुए भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या किया गया, भारत सचिव के लिए कुछ एडवाइजर परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी गई। हालांकि भारत के अधिकांश राजनीतिक दल 1935 के इस अधिनियम के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इस अधिनियम में जो व्यवस्थाएं की गई और जो घोषित किए गए कार्यक्रम थे और प्रांतीय स्वायत्तता के विचार का उन्होंने समर्थन किया। इसलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और उदारवादियों ने प्रांतीय स्वराज्य की प्रक्रिया में भागीदारी करने की इच्छा जाहिर की और जाहिर करते हुए इसके लिए होने वाले 1937 के चुनावों में भागीदारी की। यानी इस अधिनियम के प्रावधानों के बाद ही 1937 में चुनाव होने थे और उन चुनावों में शामिल होने की हामी और सहमति कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के द्वारा कर दी गई और 1937 के प्रांतीय चुनावों में दोनों दलों ने भाग लिया। अब देखते हैं 1937 के चुनावों की स्थिति के बारे में। यानी 1937 के प्रांतीय चुनाव, इनकी क्या तस्वीर रही इसको हम देखते हैं। 1937 में प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव हुए और ये चुनाव हुए फरवरी-अप्रैल 1937 में। इन चुनावों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया था। कांग्रेस को 11 में से 6 सीटें 6 प्रांतों में जीत मिली। मुस्लिम लीग को कोई विशेष सफलता इसमें नहीं मिल पाई, उसे मुसलमानों के लिए सुरक्षित कुल 482 सीटों में से केवल 51 सीटें ही मिली। और विशेष बात यह थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल प्रांतों की अपेक्षा हिंदू बहुल इलाकों में ज़्यादा शक्तिशाली होकर उभरी। चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद भी कांग्रेस के भीतर सरकार बनाने को लेकर गंभीर मतभेद थे। यानी 11 प्रांतों में से 7 में चुनाव जीत तो गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन 7 प्रांतों में सरकार बनानी है, इसको लेकर कांग्रेस में एकमत राय नहीं थी। एक गुट जहां जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का ये मानना था कि अगर कांग्रेस सत्ता के मुंह में फंस गई तो इससे स्वतंत्रता आंदोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी जैसे नेता ये मानते थे कि हम सरकार बनाएं और वो सरकार बनाने के पक्ष में थे। इस पर विचार करने के लिए 30 मार्च 1937 को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई
और ये तय किया गया कि अगर सरकार ये आश्वासन दे कि प्रांतीय गवर्नर दैनिक प्रशासन में मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेंगे, तो कांग्रेस प्रांतों में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस पर जब गवर्नर ने कोई आश्वासन नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मंत्री पद स्वीकार नहीं किए, यानी सरकार बनाना तय नहीं किया। कांग्रेस द्वारा इनकार कर दिया गया और कांग्रेस द्वारा इनकार करने के बाद कांग्रेस बहुमत वाले जो प्रांत थे वहाँ उन प्रांतों में गवर्नरों ने अल्पमत के मंत्रिमंडलों का गठन कर लिया बिना कांग्रेस की मदद के ही। लेकिन कुछ समय बाद ही देखा कि परिस्थितियों से मजबूर हो गए गवर्नर, काम नहीं चला, तो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने 21 जून 1937 को कांग्रेस को आश्वासन दिया और उनकी जो मांगें थीं उनको मान लिया गया। और इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने 6 प्रांतों में, यानी संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, मध्य प्रांत, इन 6 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो कि आज पाकिस्तान में है, और असम में भी कांग्रेस ने दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने किसी भी प्रांत की सरकार के मंत्रिमंडल में भाग नहीं लिया। और इस प्रकार बाद में एक ऐसी स्थिति आई कि 2 साल बाद ही, ये सरकारें 2 ही साल चली, उसके बाद 1939 में कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अब उसकी परिस्थिति देखेंगे, ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस मंडलों का इस्तीफा, जो सरकार में शामिल हुए उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इससे नाराज होकर कांग्रेसी नेताओं ने अक्टूबर 1939 में सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया और सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल त्याग दिया। और इसके बाद इन प्रांतों का जो शासन था वो गवर्नरों ने अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर शासन चलता रहा। इसी बीच अगस्त घोषणा होती है, क्योंकि जब इस्तीफा दे दिया तब ब्रिटेन को दूसरे विश्व युद्ध में समर्थन देना बंद कर दिया, जिसकी मांग ब्रिटेन कर रही थी। तो अगस्त घोषणा इसी परिप्रेक्ष्य में हुई, उसको हम देखेंगे, और ये हुई 1940 में। अगस्त घोषणा, इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है सवाल, अगस्त घोषणा कब हुई और इसमें क्या था। तो हम देखते हैं अगस्त घोषणा में क्या था। यानी कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में सरकार का समर्थन नहीं किया, सहयोग नहीं किया कांग्रेस ने। लिहाजा ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए और कांग्रेस से समझौता करना जरूरी समझा, और इसीलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1947, अब इसमें देखिए तारीख है 8 अगस्त 1940, मैंने अभी 47 बोल दिया, वो गलत है। अगस्त घोषणा 8 अगस्त 1940 को हुई और इसको करने वाले थे उस समय के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, और उनकी इस घोषणा को ही क्या माना जाता है, अगस्त घोषणा के नाम से माना जाता है। अब इसमें क्या किया उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश सरकार का जो लक्ष्य है वो भारत में औपनिवेशिक सरकार की स्थापना करना है। और क्या कहा, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की जाएगी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, एक युद्ध परामर्श समिति बनाने की घोषणा की गई और युद्ध में भारतीयों से सहयोग करने की अपील की गई। ये सभी बातें इस अगस्त घोषणा पत्र में थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से इस घोषणा को नामंजूर कर दिया, नहीं माना। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल अनुदार दल के थे और कंजर्वेटिव पार्टी के थे, और कंजर्वेटिव पार्टी कभी भी भारत के साथ बराबरी का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, विशेष रूप से विंस्टन चर्चिल, क्योंकि इस समय तक रैमजे मैकडोनाल्ड चुनाव हार चुके थे और विंस्टन चर्चिल चुनाव जीतकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे। वो भारतीयों के साथ बराबरी के आधार पर कोई बातचीत नहीं करना चाहते थे, अपनी शान के खिलाफ समझते थे, अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। लेकिन शुरुआती
दौर में ही भारतीयों के सहयोग के बगैर युद्ध के शुरुआती दौर में ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्र की सेनाओं की स्थिति खराब होती जा रही थी। भारत का सहयोग जरूरी था और इसी बीच में एक घटना और हुई कि 1942 में जापानी सेनाएं भारत के करीब तक पहुंच गईं, जो कि बर्मा में घुस आईं। और इसके बाद प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल परेशान हुए और उन्हें चिंता हुई और ऐसी स्थिति में भारत का सहयोग प्राप्त करना बहुत जरूरी था। तो चर्चिल ने भारत का राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए और युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक मिशन भेजा, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। कब भेजा? क्रिप्स मिशन। इन्हीं परिस्थितियों में भारत में क्रिप्स मिशन आया 22 मार्च 1942। ठीक है, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है कि 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। कहाँ? युद्ध में। अब ये भारत आते हैं और उन्होंने भारत में सभी दलों के प्रमुख, अब इनके बारे में जान लिया जाए कि स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे। एक समाजवादी नेता थे और इसीलिए इनको भारत भेजा गया ताकि ये ही भारत की समस्या को हल कर पाएंगे और भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में ये जान लिया जाए कि स्टेफर्ड क्रिप्स के समाजवादी होने के कारण से ही रूस भी ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए आया था। वो युद्ध में शामिल हुआ था और ये उनकी खूबी थी, इसी कारण से उन्हें भारत भेजा गया था। क्रिप्स के जवाहरलाल नेहरू के साथ भी अच्छे संबंध थे और ये क्रिप्स 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 20 दिन भारत में रहकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और देसी नरेशों, दलितों, उदारवादियों सभी नेताओं से बातचीत करके भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव के दो भाग थे। एक भाग था युद्ध के बाद लागू होने वाला और एक भाग था युद्ध के दौरान लागू होने वाला। तो युद्ध के बाद जो लागू होने वाला भाग था, उसके अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया गया था उसमें था कि युद्ध के बाद एक नए भारत संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये प्रस्ताव थे और युद्ध के समय लागू होने वाले प्रस्तावों के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बात कही गई थी और इसके बदले में भारतीयों से सहयोग देने की अपील की गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या किया, अलग अलग वजहों से इस क्रिप्स प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। लिहाजा ये क्रिप्स मिशन भी ब्रिटेन का असफल हो गया और इसके बाद भारत में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था कि जब अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन छेड़ा जाना जरूरी था। जब वो अपने आंतरिक मामलों में युद्ध में फंसे हुए थे, तो भारतीयों ने यानी कांग्रेस ने एक अच्छा मौका देखा कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों के सामने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। लिहाजा गांधी जी ने के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को, अब ये शुरू कब हुआ ये हम देखते हैं। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और इस आंदोलन को, और यह आंदोलन 1944 तक चला। हालांकि इस आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की राह में बहुत मील का पत्थर साबित हुआ और स्वतंत्रता इसके कारण से काफ़ी निकट आ गई। इसी दौरान अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल भारत के गवर्नर जनरल बन के आ गए और लॉर्ड बेबल ने भारत आकर सबसे पहले गांधी जी को जेल से रिहा कराया और बाद में ब्रिटिश सरकार से सलाह करने के बाद 14 जून 1945 को संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक नई योजना शुरू की और वो प्रस्तुत की और इसी योजना को बेबल प्लान कहा जाता है, बेबल योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि कांग्रेस के नेताओं के सामने उनके द्वारा रखी गई थी। इस योजना में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके उसे स्वराज्य की ओर ले जाने
की बात कही गई। गवर्नर जनरल की परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर करने की बात कही गई। भारत मंत्री का प्रशासन भारत मंत्री का भारतीय प्रशासन में दखल कम करने की बात की गई। और दूसरे अधिराज्यों की तरफ, जो कि डोमिनियन स्टेट थे दूसरे दुनिया में ब्रिटेन के, उनकी ही तरह भारत में भी ब्रिटेन के व्यापारिक और आर्थिक हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति की बात की गई। और साथ ये भी बात की गई कि युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों द्वारा स्वयं उन्हें अपना संविधान निर्माण करने की छूट दी जाएगी और ब्रिटिश प्रांतों में पूरी तरह से उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के वादे किए गए। इस योजना पर पूरे देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सकारात्मक रुख दिखाया। लिहाजा सरकार द्वारा योजना पर विचार करने और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बेबल ने 16 जून 1945 को सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें 21 नेताओं ने भाग लिया और ये सम्मेलन 25 जून 1945 को शुरू हुआ, शिमला सम्मेलन। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था बेबल योजना पर विचार करना। सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद पैदा हो गए और शिमला समझौता भी बिना किसी नतीजे के असफल हो गया। और इसी दौरान जुलाई 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और इन चुनावों में लेबर पार्टी की जीत हुई और लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी। क्लीमेंट एटली उस सरकार के मुखिया बने यानी प्रधानमंत्री बन गए। एटली की सहानुभूति भारत के साथ थी और वो शांतिपूर्ण तरीके से भारत की समस्या का समाधान करना चाहते थे। और इसी समय 1945-46 में भारत में भी प्रांतीय चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया और 11 में से 7 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इसी बीच जापान की पराजय हुई दूसरे विश्व युद्ध में और ब्रिटिश सरकार ने भारत में आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों को, जो कि जापान की मदद कर रहे थे, भारत के खिलाफ थे, जो 3 अधिकारी थे जिनमें कर्नल सहगल थे, कर्नल ढिल्लो थे और मेजर शहनवाज खां थे, उन पर दिल्ली के लाल किले में 1946 में मुकदमा चलाया और तीनों को फांसी की सज़ा दी, मृत्युदंड की सज़ा दी। लेकिन भारतीय जनमानस के दबाव में गवर्नर जनरल को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके उनकी मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करना पड़ा। उधर लॉर्ड एटली लंदन में, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 मार्च 1946 को एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी और इस घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और भारतीयों द्वारा स्वयं अपने संविधान के निर्माण की मांग को मान लिया गया था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजना तय हुआ और वो कैबिनेट मिशन भारत आया। हम देखते हैं अब कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब ये कब भारत पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भारत मंत्री थे लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं लिख देता हूँ। और सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्यीय था, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक-लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था जो कि भारत आया और भारत आकर इसके जो स्टेफर्ड क्रप्स थे, जो पहले भी भारत आ चुके थे, उन्होंने भारत आते ही क्या किया, एक घोषणा की। इन्होंने कहा कि हम भारत के विरोधी दावों
का निर्णय करने के लिए भारत नहीं आए हैं, बल्कि भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने के उपाय खोजने के लिए भारत आए हैं। कैबिनेट मिशन के साथ भारतीय नेताओं की बातचीत सफल रही, और जब कैबिनेट मिशन का किसी भी प्रकार से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से कोई समझौता नहीं हो पाया, तो समस्या समाधान के लिए अपनी ओर से ही कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। इसी को कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। अब इसमें क्या था? इस योजना में जो प्रस्ताव रखे गए उनमें भारत में एक संघ राज्य की स्थापना करने का प्रस्ताव था, और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को देने की बात थी। भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा बनाने से संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे। और कैबिनेट मिशन योजना में ये भी सुझाव दिया गया था कि नए संविधान के आधार पर नई सरकार बनने तक एक अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, एक पारसी को शामिल करने की बात थी, एक ईसाई को शामिल करने की, और एक सिख सदस्य होगा। इन सब से मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनेगी जब तक कि संविधान की योजना के अनुसार कोई नई सरकार भारत में नहीं बन जाती है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया, और इस कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के आधार पर ही 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और इस चुनाव में कांग्रेस ने 210 स्थानों में से 199 पर जीत दर्ज की, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों को आरक्षित 78 सीटों में से 73 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2 सीटें पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी ने, एक दलित उद्धार संघ ने, और 6 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने जीती। और इसके बाद हुई थी अंतरिम सरकार की स्थापना, यानी अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। अब ये सवाल आता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो वो समिति थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब इस योजना कैबिनेट मिशन योजना के मुताबिक सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। हालांकि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के दबाव के चलते मुस्लिम लीग बाद में इस अंतरिम सरकार में शामिल हुई, लेकिन उसने सरकार को सहयोग नहीं किया और लगातार पाकिस्तान की मांग करते हुए वो सांप्रदायिक दंगे कराती रही। सरकार में शामिल होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस बैठक में भाग नहीं लिया। और इसी बीच 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि सम्राट की सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर देगी। एटली की इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर सांप्रदायिक दंगे बहुत तेज कर दिए, और इसके बाद घोषित हुई भारत में माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, अब ये माउंटबेटन योजना क्या थी, इसको हम देखें। ये अफरा तफरी का माहौल चल ही रहा था कि 23 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड बेवल के स्थान पर भारत के वायसराय बनकर आए। भारत आते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत की और जो देश विभाजन की बात थी उस पर सहमति बनाने का प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण से कम पर किसी बात पर राजी होने को तैयार नहीं थी। उधर कांग्रेस ने भी परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर भारत के विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन ने दोनों दलों यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्यों से परामर्श करने के बाद 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की और इसी योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारत की जनता द्वारा बनाई गई सरकार को सौंप दी जाएगी, इस बात का उल्लेख किया गया। और भारत को 2 अधिराज्यों 2 डोमिनियन यानी इंडिया और पाकिस्तान में बांटने की बात की गई और देसी रियासतों को अपनी इच्छा के अनुसार इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दे दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ने का ही विकल्प देने की बात इस योजना में कर दी गई थी। गवर्नर जनरल माउंटबेटन को इसी योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 16 जुलाई को इसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया और
18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति इस अधिनियम को मिल गई और ये कानून बन गया। और आज इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ ही एक नए देश पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व उभर कर आया। तो इस प्रकार ये 1920 से 1947 तक की यात्रा थी, संवैधानिक विकास हुआ और किस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसके बारे में हमने बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों को और संबंधियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि इसी प्रकार के जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, इस श्रृंखला के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।